नमस्कार साथियों, पीसेस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के चर्चित मुद्दे में चर्चा करेंगे जी7 के बारे में, जिसकी बैठक हाल ही में कनाडा में समाप्त हुई है। आइए आज जानते हैं कि दुनिया की आर्थिक नीतियाँ कैसे तैयार की जाती हैं, वैश्विक व्यापार की दशा दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। इन सबको जानने के लिए आइए समझते हैं जी7 को विस्तार से, और साथ साथ यह भी जानने की कोशिश जानते समझते हैं कि भारत इतने महत्वपूर्ण समूह का सदस्य क्यों नहीं है। तो पहले आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आपको आज का अगला टॉपिक। मुद्दे क्या हैं आज के, क्या किस किस पर चर्चा करेंगे। तो परिचय इसका देखेंगे, जी7 का इतिहास देखेंगे कि कब बना था, इसकी संरचना देखेंगे, कार्यप्रणाली देखेंगे, भारत जी7 का रिश्ता देखेंगे, पूर्ण सदस्यता क्यों नहीं मिली, इसको भी आगे देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय और जी7 का महत्व। जी7 यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला समूह है जी7। इन 7 देशों के पास सबसे बड़ा जो है पूंजी बाजार भी है। विश्व व्यापार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी जी7 की है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? जर्मनी है, जापान है, यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा इन देशों का है। 50वां समिट जो है इटली में 2024 में आयोजित किया गया था। 51वां समिट कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कनानैक्सिस में 15 जून से 17 2025 तक आयोजित किया गया। 2002 में यही जी8 समिट भी हुई थी। 52वां जी समिट का आयोजन फ्रांस के एवियन में 14 जून से 16 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। जी20 के जो 7 देश हैं जी7 के, जी20 में भी ये शामिल हैं। जी20 के अंतर्गत पिछले साल भारत जो है किया था। अगर हम वैश्विक नीति निर्माण की बात करें तो जो फैसले जी7 में होते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जैसे अब चाहे वो मुद्रा नीति हो, जलवायु परिवर्तन हो, व्यापार हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे डिजिटल टैक्स हो, इन सब पर जो है निर्णय सब पर लागू होते हैं। ये राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रभाव रखते हैं, आतंकवाद पर भी रखते हैं, युद्ध पर भी। जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था इतना दिनों से, इसराइल का युद्ध अभी बैठक चल रही है, इसराइल और ईरान का भी युद्ध चल रहा है। तो इन सब में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका जी7 की होती है। उस पर बैठ के प्लान बनाते हैं, चर्चा करते हैं। परमाणु हथियार भी अगर कोई मामला है तो उस पर नियंत्रण का मामला होता है। लोकतंत्र मूल्य को बढ़ाने का भी मामला करते हैं। मानव अधिकार पर भी ये जो है पूरा विश्व पर जो है ये प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इस बार का एजेंडा क्या है। एजेंडा कौन निर्धारित करता है? तो जो इस बार बैठक हुई थी वो कनाडा में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है कनाडा कर रहा था। तो जो अध्यक्षता करता है वही एजेंडा भी डिसाइड करता है। इस बार का एजेंडा वैश्विक सुरक्षा है, कूटनीति को मजबूत करना है, क्षेत्रीय समस्याएं जैसे इसराइल ईरान, रूस यूक्रेन का युद्ध पर एकजुट रुख अपनाया जा रहा है। एनर्जी है, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी पर, कारोबार पर जो है बढ़ाया जा रहा है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैश्विक मुद्दा विशेष रूप से व्यापार है, सुरक्षा, आतंकवाद, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन इस जो है इस पे प्रमुख मुद्दे हैं। आइए आगे देखते हैं जी7 का गठन कैसे होता है, इतिहास इसका क्या है। जी7 जो है 1970 के दशक में एक आर्थिक संकट से पूरी दुनिया गुजर रही थी। उसी समय 1973 में ओपेक देश द्वारा तेल के दाम में भारी वृद्धि देखी गई। इन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए। तेल के दाम बढ़ा दिए तो इसका असर जो है, तेल के दाम बढ़ाए क्यों? इसराइल जो है खाड़ी देशों में अपना जो है युद्ध, इसराइल से खाड़ी देशों से युद्ध चल रहा था। मिस्र भी इससे प्रभावित था और उसके पड़ोसी देश भी प्रभावित थे। इसका असर जो है पूरी दुनिया में देखने को मिला। इसका असर ये हुआ कि जो है तेल कीमतें बढ़ने लगी। इसके कारण महंगाई भी बढ़ गई, मंदी का दौर भी आ गया। इसके परिप्रेक्ष्य में ही 1975 में, कब 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने विशेष बैठक बुलाई। जी6 देश उसमें शामिल हुए। जी6 में केवल उसमें कनाडा नहीं था, बाकी ये सब 6 देश उसमें शामिल थे। जर्मनी शामिल था, इटली, फ्रांस शामिल था, जापान, यूनाइटेड किंगडम शामिल था, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल था। उसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। तब जाके जी7 का जन्म होता है। और जी7 का दायरा यहीं तक
नहीं तो इसका दायरा और बढ़ा। 1997 में रूस शामिल हुआ। G7 जो है अब G8 हो गया। तो इसके बाद जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया, तो अतिक्रमण कर लिया, जब अतिक्रमण कर लिया तो G7 द्वारा 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया। तब से G7 आज तक बरकरार है। चीन और भारत इसका सदस्य नहीं बनाया गया कभी, ये जो है भारत को अतिथि के रूप में बुलाते हैं। यूरोपीय संघ की बात करें तो 1987 से लेकर अब तक उसे बुलाया जाता है। सदस्य तो नहीं, लेकिन उसके जो है अध्यक्ष उसमें शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी जो है संरचना और कार्य प्रणाली क्या क्या है, कार्य कैसे करता है, ये भी देखते हैं। अनौपचारिक संरचना है। अनौपचारिक संरचना बोले सरल। इसमें इसका जो है कोई अस्थाई सचिवालय या कार्यालय नहीं है, और न ही इसका कोई नियमावली है, लिखित नियमावली नहीं है। जैसे विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, इसकी संस्था है, इसके अध्यक्ष हैं, इसके सचिवालय भी हैं, कार्यालय भी हैं। तो ऐसा इसका कुछ नहीं है, ये बहुत सरल है, व्यवस्था है। प्रेसिडेंसी सिस्टम, इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है। तो कोई अध्यक्ष नहीं होता है। G7 देश ही जो है बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसका बैठक का आयोजन करते हैं। तो जो देश आयोजन करता है वही जो है इसका एजेंडा भी तय करता है। जैसे इसके पहले 2024 में इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी, और अभी 2025 में कनाडा ने किया, अगले साल फ्रांस करेगा। बैठक का स्तर जो है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनका वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। वार्षिक वित्त मंत्री और जो है शिखर सम्मेलन होता है। वित्त मंत्री की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, अलग अलग मंत्रियों की बैठक जो है, बैठक अलग अलग स्तर पर पूरे साल चलती रहती है। निर्णय प्रक्रिया क्या है? निर्णय हमेशा जो है इसमें सर्वसम्मत से होता है। किससे होता है? सर्वसम्मत से होता है। यहाँ पर कभी जो है वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग की व्यवस्था G7 में नहीं है। यहाँ कोई भी निर्णय सर्वसम्मत से ही लिया जाता है। तो आगे देखते हैं भारत और G7 का रिश्ता कैसा है। अतिथि देश के रूप में भारत भागीदारी जो है भारत की। G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन नियमित रूप से अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत की भागीदारी जो है 2005, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20 में कोविड था, फिर भी जो है ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। तो जब भारत वहाँ शामिल होता है तो कुछ तो उसकी भूमिका होगी, कुछ तो प्राथमिकताएं होंगी, तभी तो शामिल हो रहा है। लेकिन इस बार जो है भारत को आमंत्रण मिलना भी जो है मुश्किल दिख रहा था, संकट था, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है भारत को आमंत्रित किया गया, भारत आमंत्रण स्वीकार किया, और भारत वहाँ पे इसमें शामिल भी हुए और अपने पक्ष भी बेबाकी से समूह के बीच में रखते हैं। ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ पूरा भारत उठाता है। इसकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? तो इसकी प्राथमिकताएं हैं, ये पूरे वैश्विक दक्षिणी देश की आवाज़ उठाते हैं, मतलब ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाते हैं पूरा, और आतंकवाद पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, समूह के बीच में रखते हैं बात। आतंकवाद को जो है बढ़ाने वाले देश के लिए भी इन्होंने भारत ने जो है सुझाया है कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या है। एआई, ऊर्जा, नवाचार, पर्यावरण, आर्थिक, वैश्विक मुद्दे पर भी अपनी बात जो है भारत रखा है। आइए भारत देखते हैं अगला टॉपिक, भारत को पूर्ण सदस्यता क्यों नहीं मिली अभी तक। पूर्ण सदस्यता क्यों नहीं मिली? ऐतिहासिक कारण। जब G7 बना 1973 में, उस समय भारत जो है एक विकासशील देश था। भारत विकासशील देश था। उस समय भारत विकासशील देश था, बहुत पिछड़ा हुआ था। उस समय भारत की GDP बहुत कम थी। वैश्विक आर्थिक प्रभाव जो है लगभग ना के बराबर था। उस समय भारत के जो है G7 में शामिल करने के बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता था। तो ऐतिहासिक कारण इसलिए जो है
भारत के लिए। ये आर्थिक मापदंड क्या क्या हैं? आर्थिक मापदंड जो है प्रति व्यक्ति आय, इसमें भी भारत पीछे है। उसके बाद औद्योगिकरण, इसमें भी भारत पीछे है। टेक्नोलॉजी, इसमें भी भारत लगभग पीछे ही है, क्योंकि अभी जो हमारे राफेल हो गया या S-400 हो गया, ऐसे जो हमारे डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट है या कुछ भी है, वायुसेना में जो शामिल होते हैं, वो सब अभी हम बाहर देश से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं। तो इस पे भी हमारी जो है निर्भरता न होने की वजह ये भी है। और बहुत राजनीतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? राजनीतिक कारक को देखें तो इसमें G7 जो समूह है, G7 समूह जो है एक पश्चिमी समूह है, पश्चिमी समूह है। यहाँ भी भारत फुलफिल नहीं करता। 7 तो देश जो हैं नाटो के सदस्य हैं, नाटो के सदस्य हैं, तो यहाँ भी भारत जो है फुलफिल नहीं करता। और सभी देशों की लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लगभग सेम है। भारत की विशेष स्थिति क्या है? भारत गुटनिरपेक्ष नीति रखता है, निरपेक्ष नीति रखता है। रूस के साथ भारत के संबंध हैं, रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका भी असर जो है भारत के, और भारत किसी विशेष एक देश के साथ नहीं चलता, वो विदेश नीति जो है सभी देशों को मिला के चलने की है। तो धन्यवाद। आज जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।